Welcome students. Let's start next topic of chapter thermodynamics. So first of all, you just have a look at the exothermic reaction. क्या होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान हीट रिलीज होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और जब CO2 गैस बनेगी तो क्या चीज रिलीज होगी? हीट. ओके. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जो खुद नहीं होती, जिनको आपको कराना पड़ेगा. और इन रिएक्शंस को कराने के लिए मींस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करने के लिए आपको खुद हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट अपने आप रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कराने के लिए हीट आपको देनी पड़ती है. गेट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप सभी को पता है क्या होता है ये, कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं. हम इसको सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है, जहां पर हम किसे स्टडी करते हैं? हीट चेंजेस को. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. ऐसी इक्वेशंस जहां पर आप दिखाते हैं, किस चीज को दिखाते हैं आप, कि कितनी हीट रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है. ये सब चीजें आप जिन इक्वेशन में दिखाते हैं उन इक्वेशन को बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव दिखा रहे हैं. याद रखेंगे जो डेल्टा एच होता है ये आपको किसके बारे में बताता है? हीट चेंज के बारे में. किसके बारे में बताएगा? हीट चेंज. और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स वो रिएक्शन कैसी है बच्चों? एक्सोथर्मिक. और वो रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. गेट इट? नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट. हीट को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो देखिए क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन में. जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली बर्न करेंगे, और आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, तो उस दौरान जो हीट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड आर एंथैल्पी ऑफ कंबशन. 1 मोल क्या होता है बच्चों? अमाउंट होता है किसी भी चीज का. गेट इट? यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है. अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी. और जो ये रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक. आपको कैसे पता चला? डेल्टा एच के साइन से पता चला. अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक. गेट इट? नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी मीनिंग क्या होता है बच्चों? हीट चेंज. और फॉर्मेशन मीन्स कुछ ना कुछ बनेगा. ठीक है, तो देखिए वो रिएक्शंस जहां पर आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है उस दौरान जो भी हीट में चेंज आएगा उसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एक बार फिर से सुनिए, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाते हैं उसके एलिमेंट से, उस दौरान जो हीट चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वाटर बनाना है, वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से. ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो जो चेंजेस आए वाटर बनाने के दौरान, कितना वाटर बनाना है? और 1 मोल याद रखना है. तो उस दौरान जो चेंजेस आए उसको क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. आप सभी को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. एंथैल्पी इसके लिए होता है हीट चेंज के लिए. तो ध्यान से देखिए, जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस से, उस दौरान जो हीट में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट इज सोल्यूशन. आप सभी को पता है कि सोल्यूशन कब बनता है? जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सोल्यूशन. सॉल्वेंट हमेशा किस अमाउंट में होता है? ज्यादा अमाउंट में. और सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है. जैसे आपको बताया था कि अगर आप लेमन वाटर बनाते हैं तो लेमन वाटर में ज्यादा अमाउंट में आप शुगर लेते हैं या वाटर लेते हैं? वाटर ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है ना. तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. और जिसे हम कम अमाउंट में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट. तो देखिए, जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस दौरान जो हीट का चेंज हो उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन किससे रिलेटेड होता है बच्चों? वाटर से रिलेटेड होता है. तो देखिए, जब आप किसी भी अनहाइड्रस साल्ट को लेते हैं, अनहाइड्रस मतलब ऐसा साल्ट जो बिल्कुल ड्राई है, जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है,
ठीक है, जब भी आप 1 मोल अनहाइड्रस सॉल्ट को वाटर के रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इस दौरान जो हीट में चेंज आए दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्यूजन क्या होता है, जब आप किसी भी सॉलिड का 1 मोल कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, तो इस दौरान जो हीट का चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली वेपराइजेशन में क्या होगा, जब आप 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ गैस में चेंज करेंगे तो हीट चेंज को क्या बोला जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो कि सॉलिड स्टेट में है, अगर आप उसे डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज करते हैं तो इस दौरान एंथैल्पी में जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखिए हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप उस रिएक्शन को सिर्फ एक स्टेप में करा दीजिए, ए से डायरेक्ट बी बना दीजिए, ठीक है, या फिर आप इस रिएक्शन को कई स्टेप्स में कर दीजिए। गेट इट, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया, मैंने कहा मेरा रिएक्टेंट ए है और मेरे को बनाना क्या था, बी बनाना था, ठीक है। एक बार तो मैंने क्या किया, ए से डायरेक्ट बी बना दिया। दूसरे मेथड मैंने क्या किया, पहले मैंने ए से A1 बनाया, A2 बनाया, A3 बनाया, उसके बाद बी बनाया, ठीक है। तो हेसला क्या कहता है, हेसला कहता है कि किसी भी रिएक्शन को चाहे आप 1 स्टेप में करें या फिर आप 10 स्टेप में करें, हीट चेंज हर रिएक्शन के लिए हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। गेट इट, यहां पर बताया भी गया है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, नॉट अपॉन द पाथ। गेट इट स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किसके लिए बताया गया है, हेसला के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो देखिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी को ही आप क्या कह सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बस थोड़ा सा वेरिएशन है, डेफिनेशन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी मींस हीट चेंज। तो हीट चेंज का सिंबल क्या होता है, डेल्टा एच। वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे प्रोसेस जो नेचुरली अपने आप होते हैं या फिर हल्की सी इनिशिएशन से हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो आपके पास लेक होती हैं, जो रिवर होती है, उनके अंदर वाटर होता है। जब भी सनरेज वाटर पर पड़ती है ना, तो वाटर अपने आप वेपर बन के ना स्काई में चला जाता है। ये आप तो नहीं कराते, तो अपने आप हो रहा है ना। तो ऐसी चीजें जो अपने आप होती हैं, जिनको आप नहीं करा रहे, खुद हो रही हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश होती है पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, तो पानी हमेशा पहाड़ों पे ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप नहीं होते, जो आपको कराने पड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप हिली एरिया में हैं और आप पहाड़ के नीचे से पानी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्या पानी खुद चला जाएगा, नहीं। आपको लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर लगानी पड़ेगी। ये तो वही बात होगी ना कि घर में अगर आपको 1 फ्लोर से 3rd फ्लोर तक वाटर सप्लाई करना है तो आप मोटर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मोटर का काम क्या होता है, वाटर पर प्रेशर लगाना, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है जो आपके पास मेन पाइपलाइन से आता है सिटी में, वो कहाँ चला जाता है, आपकी टैंकी में चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, सब कुछ बिखरा हुआ, सब कुछ उबड़ खाबड़, जहां पर कोई भी सिस्टम ना हो, कोई भी अरेंजमेंट ना हो, वहां पर क्या होती है, एंट्रोपी। आप इसका एक जर्नल एग्जाम्पल लीजिए। आप स्कूल में जाते हैं, आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम में 10 बेंचेस का स्पेस था और 10 बेंचेस आपने अच्छे से लगाए हुए हैं, ठीक है। जब सब कुछ सिस्टमैटिक होता है तो वहां पर एंट्रोपी नहीं होती। पर अगर आप किसी रूम में जहां पर सिर्फ 10 बेंचेस की जगह थी, अगर आप उस रूम के अंदर 50 बेंचेस को भर देते हैं, ठीक है, तो आप उस रूम के अंदर क्या क्रिएट कर देते हैं, डिसऑर्डर। और जहां पर भी डिसऑर्डर होता है वहां पर क्या होती है, एंट्रोपी होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे डिसऑर्डर हमेशा गैस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का नंबर आता है एंड देन एट लास्ट सॉलिड। अब देखिए एंट्रोपी चेंज का सिंबल क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस।
ठीक है। डेल्टा एस हमेशा किसके इक्वल होता है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। इसके अलावा जो डेल्टा एस है वो किसके इक्वल होता है, क्यू, क्यू मीन्स क्या होता है, हीट, आर ई वी मीन्स रिवर्सिबल, आई एस ओ मीन्स आइसोथर्मल, कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर। गेट इट स्टूडेंट।